हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। 19 नवंबर 2024 की जीके क्वेश्चंस सीरीज़ हम लेके आए हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के अंदर, जिनको पूछा जाएगा। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, आरपीएफ का एग्ज़ाम है, और बहुत सारे जैसे रेलवे, एनटीपीसी, आईएएस, आरएस, मेंस प्री, इन एग्ज़ाम्स के अंदर इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस है आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस प्रकार है। हाल ही में किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, यानी चैंपियनशिप है वो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप, और हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष यानी पुरुषों से रिलेटेड है, और हॉकी इंडिया के अंदर जूनियर नहीं, सीनियर है। तो जो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो किसने जीती? तो ये जीती उड़ीसा ने। सॉल्यूशन देखिए, उड़ीसा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने शनिवार को हॉकी हरियाणा को हराकर चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। तो ओडिशा जो हॉकी इंडिया एसोसिएशन है, या जो ओडिशा स्टेट है, उसने इसको जीत लिया है, हरियाणा को हरा के जीता है, और इस चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई के अंदर हुआ है। आयोजन की बात करें तो वो है चेन्नई के अंदर, और जीत किसकी हुई है? उड़ीसा की, और हराया किसने है? हार हुई है हरियाणा की। कंपटीशन कौन सा है? 14वां हॉकी इंडिया राष्ट्रीय चैंपियनशिप है हॉकी इंडिया, और कौन से वर्ग की है? सीनियर वर्ग की। सीनियर वर्ग की। अब आपको पूछा जाए कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है, तो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम यह है बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो उड़ीसा के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, तो उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री सुभद्रा योजना शुरू की। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र के अंदर एज के अंदर 3 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम है। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा उड़ीसा में आयोजित की जाती है, उड़ीसा के अंदर आयोजित की जाती है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने 2 लाख कुशल काम करने वाले लोगों को वीज़ा देने की घोषणा की है? तो ये जर्मनी ने घोषणा की है, और ये बहुत ही अच्छी घोषणा है कि 2 लाख कुशल लोग रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, और भारतीयों को इसमें वरीयता दी गई है। जर्मनी ने, इसका सोल्यूशन देखें तो जर्मनी ने इस वर्ष आखिर तक 2024 के आखिर तक 2 लाख कुशल लोगों को वीज़ा देने की घोषणा की है, क्योंकि वहाँ जो कुशल कामगार है या मजदूर है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। पिछले वर्ष की तुलना में यह 10% अधिक है। जर्मनी को लंबे समय से श्रमिकों की कमी का क्या करना पड़ रहा है? सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल वहाँ लगभग 13,40,000 श्रमिकों की जगह खाली है। भारतीयों के लिए सबसे अच्छी बात है ये। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान किया है? तो तेलंगाना जो सरकार है, तेलंगाना गवर्नमेंट है, उसने ऐसा किया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत तेलंगाना में खरीदा और पंजीकृत कोई इलेक्ट्रॉनिक वाहन 31 दिसंबर 2026 तक छूट का लाभ उठा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जैसे PM ड्राइव योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों के लिए बैटरी पावर के आधार पर सब्सिडी दी जाती है। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक भारत में बिकने वाली जो 30% वाहन इलेक्ट्रिक हो, यानी पेट्रोल और डीजल पर जो भारत की निर्भरता है वो कम करना, और पॉल्यूशन है उसको कम करना, यह भी भारत का या भारत सरकार का मेन लक्ष्य है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने और तेल आयात पर निर्भरता कम होती है, जिससे विदेशी मुद्रा भी क्या होती है? बचत होती है, क्योंकि हमारे को तेल कम खरीदना पड़ेगा, तो विदेशी मुद्रा वो बची रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी में प्रारंभ किया गया। किसकी मेज़बानी में प्रारंभ किया गया? तो 19वां जो G20 शिखर सम्मेलन है वो ब्राज़ील की मेज़बानी में प्रारंभ किया गया, और ब्राज़ील के किस शहर में? रियो डी जनेरियो शहर के अंदर, जहां 1992 के अंदर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। नवंबर 2008 में लेहमैन ब्रदर्स
के पतन के बाद उत्पन्न वैश्विक वित्तीय संकट यानी जो आर्थिक मंदी के जवाब में G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन वाशिंगटन DC में हुआ और वहाँ G20 शिखर सम्मेलन यानी पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया नवंबर 2008 के अंदर। लेकिन G20 जो ग्रुप है उसकी स्थापना 1999 में हो जाती है। इसके अंदर विकासशील और विकसित दोनों देश शामिल होते हैं। 18वां G20 सम्मेलन 2023 के अंदर भारत मंडप जो नई दिल्ली में स्थित है वहाँ आयोजित किया गया था और जिसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, और एक और था जो आप बताना। 19वां शिखर सम्मेलन है उसकी यानी जो थीम है वह है न्याय संगत टिकाऊ विश्व का निर्माण। न्याय संगत और टिकाऊ विश्व का निर्माण G20 शिखर सम्मेलन 19 यानी 19वां अपनी थीम रखता है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो भारत के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था उसके अंदर अफ्रीकन समूह को सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संचार उपग्रह GSAT-20 किसने लॉन्च किया? भारत सरकार का जो इसरो का GSAT-20 है उसको लॉन्च करने वाला जो रॉकेट था वो था फाल्कन 9 रॉकेट। और जो फाल्कन 9 रॉकेट है वो स्पेसएक्स कंपनी है एलन मस्क की, उसका रॉकेट है। और फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा GSAT-20 को लॉन्च किया गया। इसका सॉल्यूशन देखें तो लॉन्च की तिथि थी 19 नवंबर 2024। स्थान था जहां इसको लॉन्च किया गया केप कैनावेरल, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। प्रक्षेपण यान था जिसके द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट। उपग्रह विनिर्देश के अंदर देखें तो नाम GSAT-20 जिसे GSAT-N2 भी कहा जाता है। वजन इसका 4700 किलोग्राम है और परिचालन अवधि 14 वर्षों तक ये काम करेगा। कार्य होगा भारत के दूरदराज क्षेत्रों के लिए इंटरनेट सहित महत्वपूर्ण संचार सेवाएं प्रदान करना, जैसे पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों के अंदर। स्पेसएक्स की भूमिका, इस उपग्रह को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। क्योंकि फाल्कन 9 की क्षमता 8300 किलोग्राम तक पेलोड को भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा में प्रक्षेपित करने की है और इसका वजन था 4700 किलोग्राम या केजी। और जो भारत का बाहुली है उसका जो ये क्षमता है कम थी और इसका वजन ज़्यादा होने के कारण हमारे को दूसरे देश का या जो स्पेसएक्स कंपनी है एलन मस्क की उसका सहारा लेना पड़ा। ये अच्छी बात है क्योंकि हम विदेशों के भी यानी उपग्रह अंतरिक्ष में से सेट करते हैं और हमारे विदेशी भी, तो इससे मेलजोल और अच्छे रिलेशन बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हाल ही में चर्चा में रही सैन्य अभ्यास कैरिस वुमेरा 2024 का संबंध किससे है? कैरिस वुमेरा जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है या जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है, ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होती है और ये होती है जावा द्वीप के ऊपर। 4 दिन के लिए होता है। कैरिस वुमेरा 2024 अभ्यास टैंक, तोपखाने, पैदल सेना, हमलावर हेलीकॉप्टर के साथ लाइव फायर अभ्यास शामिल है। साथ ही यह है एक संयुक्त लैंडिंग ऑपरेशन, आपदा परिदृश्य का अनुकरण करने वाला एक गैर लड़ाकू निकासी अभ्यास भी शामिल है। यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के इंडो पैसिफिक एंडेवर 2024 का क्या हिस्सा है, जो इस क्षेत्र में इसकी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी पहल है। तो ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य इंडोनेशिया में होता। हाल में टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? यानी प्रतियोगिता का नाम है टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज और खेल का नाम है शतरंज, जिसको हम चेस भी कहते हैं। यह है जो 2024 का जो टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता है वो मैग्नस कार्लसन है, उन्होंने जीत लिया। और जो नॉर्वे के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? नॉर्वे के, उन्होंने जीता है। अब इसका थोड़ा सॉल्यूशन देखिए तो कोलकाता में टाटा शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में विश्व नंबर मैग्नस कार्लसन ने रविवार को एक राउंड शेष रहते हुए ब्लिट्ज खिताब जीतकर एक उल्लेखनीय डबल पूरा किया। उन्होंने अंतिम दौर में विदित गुजराती को हराया और टूर्नामेंट का शानदार समापन किया। यानी जो विदित गुजराती उनको हराया था। लगातार 3 जीत, कुल 13 अंकों के साथ कार्लसन ने ब्लिट्ज का ताज हासिल किया। वहीं महिलाओं की हम बात करें, पुरुषों के अंदर कार्लसन ने ही जीत लिया और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 3 बार की वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप कैटरीना लाग्नो 17 नवंबर 2024 को एक बार फिर चैंपियन बन गई। तो ये 17 नवंबर 2024 को चैंपियन बन गई और ये भी रविवार 17 नवंबर 2024 को चैंपियन बन गया। तो जो टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट है उसमें मैग्नस कार्लसन और कैटरीना लाक्सो
महिलाओं के अंदर ये विजेता रहे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हाल ही में खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। इसका सॉल्यूशन देखिए, नुगु वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में। साल 1974 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया और ये 30.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो नुगु वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में के मैसूर जिले के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन NCC इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है ICA, उसका वैश्विक सहकारी सम्मेलन 25 से 30 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के उसी भारत मंडप जिसके अंदर 2023 के अंदर जो 18वां G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन है उसका आयोजन 25 से 30 नवंबर 2024 को किया जाएगा। यह सम्मेलन ICA यानी यह जो सम्मेलन है वो ICA के 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है और इस सम्मेलन का विषय होगा सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है। जो कोऑपरेटिव है वो सबके लिए समृद्धि का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति, यहाँ देश आ जाएगा, देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश यानी बर्तन है, सिल्वर पंचामृत कलश है, वो उपहार में भेंट किया था। तो ये नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनको ये भेंट किया गया। आप बताना नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? नाइजीरिया के राष्ट्रपति को सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया गया। जो ये बर्तन है वो कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर पारंपरिक शिल्प कौशल का एक अद्भुत एग्जाम्पल है और यह बर्तन उस गुणवत्ता वाली चांदी से बना होता है जिसे कौशल और सटीकता से आकार दिया गया है। इस प्रकार हमने बात की 10 क्वेश्चंस की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको पूछे जाएंगे। इसलिए आपको जो आपने लगातार वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रिय दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि रोज़ाना आप जो मेरे क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरीके से देखें और एक बार समझ में नहीं आई तो दूसरी बार देखें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट जरूर करें। और जो आने वाली एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो IAS प्री मेंस एग्ज़ाम हो, चाहे RS प्री या RS मेंस एग्ज़ाम हो, इन एग्ज़ाम्स के अंदर ये जो क्वेश्चंस हैं आपका भविष्य तय करेंगे या आपका भविष्य बदल देंगे। तो आप रोज़ाना हमसे जुड़े रहिए। हम रोज़ाना नए क्वेश्चंस आने वाले टाइम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चंस और नोट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।